हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। यह अलग बात है कि इस टॉपिक से बहुत दिन से क्वेश्चंस आईआईटी और नीट में नहीं पूछा गया है, बट पूछा तो जा ही सकता है, इसलिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। जैसा नाम से क्लियर है, इस टाइट्रेशन में दो इंडिकेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो दो इंडिकेटर है, एक का नाम है फिनोप्थेलीन और दूसरा का नाम है मिथाइल ऑरेंज। ये कुछ और नहीं, दो कंपाउंड है। हमने पहले ही बताया है, इंडिकेटर कुछ और नहीं होता है, एक कंपाउंड ही होता है जो एक पर्टिकुलर पीएच आने पे अपना कलर बदलता है। तो ये दो इंडिकेटर है। अब देखो, यहां पे इस इंडिकेटर का हम पीएच रेंज बताए हैं। ये पीएच रेंज है 8 to 10 और इसका पीएच रेंज है 3.1 to 4.5। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस इंडिकेटर को, इस कंपाउंड को कोई ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसका पीएच 10 से ज्यादा है, तो ये इंडिकेटर का कलर पिंक रहेगा। और अगर उसी सॉल्यूशन में बेस मिला के पीएच 8 से कम कर देंगे तो कलर, इस इंडिकेटर का कलरलेस हो जाएगा। सिमिलरली, अगर किसी कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है, उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाले हैं, मिथाइल ऑरेंज कंपाउंड डाले हैं, इसका कलर अगर उस सॉल्यूशन का पीएच 4.5 से ज्यादा है तो येलो होगा। अगर उस सॉल्यूशन का पीएच 3.1 से कम है तो रेड होगा। ठीक है, मतलब इस पीएच से ज्यादा पीएच पे फिनोप्थेलीन इंडिकेटर का कलर पिंक, इस पीएच से कम पीएच पे फिनोप्थेलीन इंडिकेटर का कलर कलरलेस। इस पीएच से ज्यादा पीएच पे मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो, इस पीएच से कम पीएच पे मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ये रेंज क्यों है, फिर इस दोनों के बीच में क्या कलर होगा, मतलब अगर सॉल्यूशन का पीएच 8 और 10 के बीच में रहेगा तो क्या कलर होगा फिनोप्थेलीन का। इन क्वेश्चंस का आंसर के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तुम्हें जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे उस समय हम बताएंगे कि ये रेंज क्यों होता है, एक फिक्स्ड पीएच क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में इस रेंज को अच्छे से समझा पाएंगे। अभी तुम ये समझो, इस दोनों का एवरेज ले लो, हालांकि ये गलत तरीका है, लेकिन फिर भी इस दोनों का एवरेज ले लो। 10 और 8 के बीच का पॉइंट एक ले लो, क्या होगा 10 और 8 का बीच का पॉइंट 9। इस दोनों का बीच का पॉइंट ले लो 3 एंड 4.5, 3 एंड 4.5 के बीच का पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको 4 ही मान लो ना, सॉरी 4.5 कितना हो जाएगा 3.7 या 3.8 रहेगा, है ना। तो कोई इस दोनों के बीच का एक पॉइंट ले लो और इस दोनों का बीच का एक पॉइंट ले लो और उसी को स्टैंडर्ड मान लो। मतलब तुम ये बोलो कि अगर 9 से ज्यादा पीएच रहेगा सॉल्यूशन का तो पिंक, और 9 से कम पीएच रहेगा सॉल्यूशन का तो कलरलेस। फिनोप्थेलीन इंडिकेटर के कारण कलर यही होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला गया है, उस सॉल्यूशन का पीएच, इस दोनों का बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 या 4.5 के बीच का पॉइंट 3.7। तो 3.7 से ज्यादा अगर पीएच रहा तो सॉल्यूशन का कलर येलो, 3.7 से कम अगर पीएच रहा सॉल्यूशन का और उसमें मिथाइल ऑरेंज डाला रहा तो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होगा। तुम एक इस दोनों का मिड पॉइंट लेके, इस दोनों का मिड पॉइंट लेके समझ लो बस। ये रेंज क्यों होता है ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये तो हुआ इंडिकेटर, यही दो इंडिकेटर हम लोग मेनली यूज करेंगे। अब जरा सोचो, हमारे पास कोई सैंपल है, कोई वेसल है बड़ा सा, उसमें सैंपल रखा हुआ है, मतलब कुछ कंपाउंड का मिक्सचर है। इसमें कंपाउंड कौन है, NaOH है, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, एक और चीज समझ लो, जो फिनोप्थेलीन इंडिकेटर होता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही होता है जो वीक एसिड होता है, और जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये वीक बेस होता है। वीक बेस होता है, इसलिए हम मिथाइल ऑरेंज को रिप्रेजेंट करते हैं ME फॉर मिथाइल
OH रिप्रेजेंट फॉर बेस, बेस में OH होता है ना, इसलिए ये मिथेनॉल नहीं है, इसको मिथेनॉल मत समझना, ये मिथाइल ऑरेंज को हमने शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है। ये OH रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसा इंडिकेटर है जो वीक बेस है। और फिनोप्थेलिन इंडिकेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं PHH से, PH फॉर फिनोप्थेलिन, और H रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस तुम जानते हो, वीक एसिड उसको बोलते हैं जो कंप्लीट आयनाइज ना हो, वीक बेस उसको बोलते हैं जो कंप्लीट आयनाइज होके OH माइनस प्रोड्यूस ना करे। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे तुम जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तब। तो अभी हम इंडिकेटर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, हम केवल ये समझा रहे हैं कि फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का कलर 9 के ऊपर कुछ और, 9 के नीचे कुछ और। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो कि कंपाउंड है, इसका कलर 3.7 के ऊपर कुछ और, 3.7 के नीचे कुछ और। अब देखो, हमारे पास एक वेसल है, इस वेसल में 3 कंपाउंड का मिक्सचर है। हमें पता करना है कि इसमें कितना परसेंट सोडियम, कितना परसेंट सोडियम कार्बोनेट एंड कितना परसेंट सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन या इस मिक्सचर का 100 मोल लो या 100 ग्राम लो तो उसमें कितना ग्राम NaOH, कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट, कितना ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है, यही पूछा जा रहा है। हम क्या करेंगे, इस सैंपल से थोड़ा सा, इस मिक्सचर से थोड़ा सा सैंपल निकालेंगे और कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। ठीक है, उसमें पानी डाल के सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये जो सॉल्यूशन है इसी 3 का सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, हम मान लिए कि ये जो सैंपल लिए थे थोड़ा सा, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल A है, सोडियम कार्बोनेट का मोल B है और सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल C है। ये अज्यूम कर लिए, ये वैल्यू हमें नहीं पता है और यही वैल्यू तो निकाल लेना है। अगर इसमें, इस मिक्सचर में यहां जो सैंपल लिए उसमें NaOH का मोल, सोडियम कार्बोनेट का मोल और सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल निकल जाएगा, तब तो हमें पता चल ही गया। इससे बाय द वे 25 ग्राम निकाले होंगे और 25 ग्राम में इसका मोल पता चल गया, तो हमें तो पता चल ही गया कि 25 ग्राम में इसका मोल पता चल गया तो इसका मास पता चल जाएगा, इसका मास पता चल जाएगा, इसका मास पता चल जाएगा, मतलब इसके 25 ग्राम में तीनों का मास पता चल जाएगा। इसका मतलब परसेंटेज कंपोजिशन तो निकाला ही जा सकता है फिर। ठीक है, मतलब इस मिक्सचर का क्या कंपोजिशन है, इसमें कितना कौन है, ये तो बताया ही जा सकता है। तो सिंपल सा बात है, इससे जो सैंपल निकाले हैं, इस सैंपल में NaOH का मोल्स A है, सोडियम कार्बोनेट का मोल B है, सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल C है, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, जिसको हमको एक्चुअली हमारा इंटेंशन ही है ABC, जो कि मोल्स, जो जिसको कि हम मोल्स बोल रहे हैं, इसका वैल्यू पता करना। अब चूंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है, NaOH बेस होता है, ये भी बहुत हद तक बेसिक सॉल्यूशन होता है और ये भी बेसिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस बीक एसिड से बना होता है, स्ट्रॉन्ग बेस बीक एसिड से बना होता है और ये तो बेस ही है, तो स्ट्रॉन्ग बेस बीक एसिड से बनने वाला सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बेसिक होता है और ये तो बेस ही है, तो ये इसका सॉल्यूशन तो बेसिक होगा ही। बेस का कंपोजिशन, बेस का कंसंट्रेशन पता करना है तो हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ। ब्यूरेट में HCl रखा जो कि स्टैंडर्ड है, जिसका कि कंसंट्रेशन हमें पता है। कोनिकल फ्लास्क में नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इस सैंपल का मिक्सचर का एक को सॉल्यूशन हमने रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी कंटेनर में, इसी कोनिकल फ्लास्क में एक इंडिकेटर डाल देते हैं। कौन सा, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर थोड़ा सा कंपाउंड होता है, थोड़ा सा अमाउंट इसका इसमें डाल दिए हैं। चूंकि ये सॉल्यूशन बेसिक है, NaOH इसमें है, बेसिक है, बेसिक रेंज में 9 से ज्यादा pH पे फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का कलर कैसा होता है, पिंक। तो जैसे ही इसमें फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालेंगे, ये सॉल्यूशन का कलर कैसा रहेगा, पिंक, क्योंकि pH 9 से ज्यादा होगा, NaOH बेस होता है। हालांकि 7 से ज्यादा pH रहने पे हम बोल देते हैं सॉल्यूशन को कि बेसिक है, बट NaOH वगैरह रहता है तो सॉल्यूशन का pH काफी ज्यादा होता है, 10, 11 ऐसे होता है। तो बताओ, जब इसका pH 10, 11 होगा और उसमें डाल रहे हैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर, तो ऑफ कोर्स 10 से ज्यादा pH हो गया, तो कलर क्या होगा, पिंक कलर होगा। लेकिन जैसे ही इसमें HCl, यहां से HCl ड्रॉप वाइज गिराना शुरू करेंगे, अभी HCl यहां तक भर लिए हैं, HCl ड्रॉप वाइज गिराना शुरू किए, तो रिएक्शन कौन सा होगा, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर यूज किया
किए हैं, HCl ड्रॉप वाइज गिरा रहे हैं, HCl NaOH जो कि इस तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक है उसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करके NaCl और H2O बनाया। जब NaOH खत्म हो गया होगा उसके बाद भी HCl गिर रहा होगा और जो गिर रहा होगा HCl वो अब रिएक्ट करेगा इस दोनों में जो ज्यादा बेसिक है उसके साथ। इस दोनों में ज्यादा बेसिक ये होता है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl बनेगा। देखो हो क्या रहा है, ये वीक एसिड है, देखो हो क्या रहा है, सोडियम कार्बोनेट, यही है ना, सोडियम कार्बोनेट है। HCl के साथ ये कैसे रिएक्शन कर रहा है, ये H+ को ले रहा है, ये H+ को ले रहा है, क्या बन गया बाइकार्बोनेट बना ना, बाइकार्बोनेट, इसको उल्टा करके लिखते हैं तो समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, HCl को ले रहा है तो ये बन गया HCO3- और ये क्या बन गया NaCl, ठीक है। और एक Na जो बचा वो इसके साथ जुड़ के, मतलब एक NaCl और एक NaHCO3, एक NaCl, ये HCl नहीं सॉरी, ये NaCl, एक NaCl और एक NaHCO3 बन गया। अब ज्यादा HCl गिराएंगे तो आगे जो HCl गिरेगा फिर वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। मतलब ये हुआ कि पहले देखो क्या हमने बोला था कि Na सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन किया H+Cl-, ठीक है, ये रिएक्ट कर, ये क्या बन गया HCO3- और यहां से एक Na इसको दे दिए, एक Na+ और एक Cl- क्या बन गया NaCl, ठीक है। अगर इसको और भी HCl दोगे तो H+ इसके साथ और Cl- इसके साथ, फिर ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, देखो अगर और HCl दोगे तो HCl सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके देखो क्या बन जा रहा है NaCl, कार्बोनिक एसिड एंड NaCl। अच्छा ये तो पहले वाला ही है ना, तो NaCl एंड कार्बोनिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बन जाएगा NaCl एंड H2CO3, और ये चूंकि अनस्टेबल होता है तो ये टूट के CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें डाइल्यूट HCl गिराते रहेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन गिराते रहेंगे तो पहले ये रिएक्शन होगा, देन ये होगा एंड देन ये होगा। ध्यान देना, पहले ये होगा उसके बाद NaOH खत्म हो जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट सारा सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद भी HCl गिराते रहेंगे तो जो नया HCl गिरेगा वो पहले वाला सोडियम बाइकार्बोनेट और फ्रेश बना था सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों के साथ रिएक्शन करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जब इसमें फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करते हो, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाले रहते हो तो और HCl गिराते हो तो HCl गिरते जाता है, NaOH के साथ रिएक्शन होते जाता है, NaOH खत्म हो जाता है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट इससे ज्यादा बेसिक है तो पहले इसके साथ रिएक्शन होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होते होते जैसे ही ये सारा सोडियम बाइकार्बोनेट सारा सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट जैसे ही होता है उसके बाद HCl गिरेगा तब ये भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है वैसे ही इस सॉल्यूशन का pH 8-10 के बीच में 8 के नीचे आ जाता है, 8 के नीचे आ जाता है, ये बोलो, या हम एवरेज किए थे 9 तो 9 के नीचे आ जाता है। इसका मतलब जैसे ही 9 के नीचे इसका pH आया इसका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। हालांकि ये गलत था, एवरेज करके बात नहीं करना चाहिए। चलो हम यही बोल रहे हैं कि जैसे ही ये पहला रिएक्शन हुआ, दूसरा रिएक्शन जैसे ही हुआ वैसे ही सॉल्यूशन का pH 8 से कम हो गया। इसका मतलब अब फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो कि पिंक कलर का था इसके अंदर ही है बट वो कलरलेस हो गया, मतलब सॉल्यूशन जो पिंक था कलरलेस हो गया, हम फटाक से इसको रोक देंगे। मतलब ये जो HCl गिर रहा था उसको रोक दिए, यहां तक HCl बाय द वे गिर गया, ठीक है। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर क्या बताया हमें, कलर बदल के पिंक से कलरलेस हुआ, इतना देर में कौन सा रिएक्शन हुआ, केवल फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाला नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा यहां से यहां जब HCl आया, ठीक है, तो
यहां से यहां आने में कितना मोल HCl का यूज हुआ होगा ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन भी हमें पता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, और ये वॉल्यूम भी हमें पता है। तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मोल्स निकल जाएगा। बाय द वे, इससे जो HCl का मोल गिरा है वो मोल है x मोल, वो x मोल है फ्रॉम 1 फर्स्ट आइट्रेशन में। इसमें जो HCl का मोल गिरा है वो कितना मोल है, x मोल है। अब तुम खुद बताओ, x मोल HCl यूज हुआ है इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन, दोनों रिएक्शन मिला के, तो इस रिएक्शन में NaOH का, इस रिएक्शन में HCl का कितना मोल यूज हुआ था, NaOH का कितना मोल था, NaOH का A मोल था, तो जितना मोल NaOH का होगा उतना ही मोल HCl यूज होगा, तो इसका A मोल था, तो इस रिएक्शन में HCl का A मोल यूज हुआ है, क्योंकि कोफिशिएंट देखो 1 का है, बैलेंस पेयर रिएक्शन। इसका मोल कितना था, सोडियम कार्बोनेट का मोल B था, इसका मोल B है यहां पे, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं किए, नहीं ठीक है, इसका मोल B है, और B मोल इसका HCl के कितने मोल के साथ रिएक्शन करेगा, B मोल के साथ ही रिएक्शन करेगा। ओवरऑल HCl यहां पे x मोल यूज हुआ है, x मोल में से A मोल इस रिएक्शन में गया HCl का, B मोल इस रिएक्शन में गया HCl का, मतलब x इज इक्वल टू A प्लस B, x इज इक्वल टू A प्लस B, जिसमें A और B हमें पता करना है और x हमको पता है, क्योंकि कितना HCl का मोल गिरा ये तो हमें पता है। अब क्या करेंगे, फिर से नया फ्रेश टाइट्रेशन करेंगे, और इस बार क्या करेंगे, फिर से उतना ही सैंपल कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, उतना ही सैंपल, ठीक है, ताकि उसमें मोल, मतलब पहले 25 ग्राम लिए थे तो अभी भी 25 ग्राम लेके ही पानी मिला के उतना ही सैंपल बनाएंगे, ठीक है। अब इस बार इंडिकेटर मिथाइल फिनोल्फथलीन के जगह पे मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हैं। अब बताओ, चूंकि ये सॉल्यूशन बेसिक है, मिथाइल ऑरेंज को देखो, अगर 4.5 से ज्यादा पीएच है तो कलर क्या होगा, येलो, और ये चूंकि बेसिक सॉल्यूशन है तो 4.5 से ज्यादा ही पीएच होगा। 7 से ज्यादा पीएच होता है तब बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो 7 से ज्यादा पे जब बेसिक होता है और ये बेसिक है तो 4.5 से ज्यादा तो रहेगा ही, क्योंकि इसका पीएच तो 7 से ज्यादा है, तो 4.5 से ज्यादा तो हो गई ऑब्वियस। मतलब इस सॉल्यूशन में अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर थोड़ा सा मिलाएंगे तो इस सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, येलो होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से ब्यूरेट को HCl से भर देंगे, यहां तक भर दिया बाय द वे, फिर HCl को ड्रॉप वाइज गिराएंगे। कौन सा HCl किसके साथ रिएक्शन करेगा, सबसे पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl NaOH के साथ रिएक्शन किया, NaOH खत्म हो गया, इसके बाद भी HCl गिर रहा है, HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर लेगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट नहीं बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ कंप्लीट रिएक्शन, मतलब पहले बाइकार्बोनेट बनाया होगा लेकिन फिर वो भी रिएक्ट कर जाएगा और NaCl और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड CO2 और H2O में टूट जाएगा, ठीक है। मतलब यहां जो बोल रहे थे कि ये वाला स्टेप नहीं होगा, ये स्टेप भी हो गया है, कब, जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किए हैं तो, ठीक है। मतलब NaOH भी रिएक्ट कर गया कंप्लीटली, सोडियम कार्बोनेट भी कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो पहले से था, जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर गया पूरा, सोडियम कार्बोनेट तो पहले बाइकार्बोनेट ही बना होगा, फिर बाइकार्बोनेट भी रिएक्ट करके खत्म हो गया, इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट जो पहले से था वो भी कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, और जब ये तीनों रिएक्शन कंप्लीट हो गया उस समय तक इस सॉल्यूशन का पीएच 3 से नीचे आ जाता है, इसका मतलब कलर बदल गया, रेड हो गया, रेड हो गया कलर, फटाक से इसको रोक दिया। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर येलो से रेड होने में ज्यादा HCl गिरा। क्यों ज्यादा HCl गिरा, क्योंकि पीएच कहां तक लाना है, 3 से कम लाना है। हाई पीएच था, 11-12 के आसपास पीएच था, जिसको कम करते करते एसिड मिला के 3 से कम लाना था। पहले केस में क्या था, पीएच हाई था, 11-12 था, जिसको कम करते 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 8 से कम लाना था केवल। तो पहले वाला केस में HCl कम यूज हुआ, इस वाले केस में HCl ज्यादा यूज हुआ। ज्यादा HCl जो यूज हुआ वो गया कहां, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, और सोडियम कार्बोनेट के साथ जो पहले पार्शियल रिएक्शन होता था बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करके छोड़ दिया था, अब ये बाइकार्बोनेट के साथ, इस बाइकार्बोनेट के साथ भी HCl, एक्स्ट्रा HCl जो गिरेगा उसका रिएक्शन होगा, और पहले से जो बाइकार्बोनेट था उसके साथ भी एक्स्ट्रा HCl गिरेगा, उसका रिएक्शन होगा। याद रखने वाली बात यह है कि अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेते हो तो केवल यही 2 रिएक्शन होगा,
और सेकंड रिएक्शन पार्शियली ही होगा, बाइकार्बोनेट पे रुक जाएगा। जबकि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लोगे तो NaOH भी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, सोडियम कार्बोनेट भी कंप्लीटली रिएक्ट करेगा और बाइकार्बोनेट जो पहले से है वो भी कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। इसके बाद इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा या ये बोलो इंड पॉइंट आएगा, इसके बाद कलर बदलेगा तो हम इसको रोकेंगे। अब बताओ इस केस में बाय द वे मोल ऑफ HCl बाई यूज हुआ है, मतलब पहले यहां वॉल्यूम था, बाद में थोड़ा नीचे तक वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम हमें पता चल गया तो वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, मोल्स निकल जाएगा HCl का मोल्स बाई है बाय द वे। अब ये HCl का जो बाई मोल है कहां कहां यूज हुआ है, NaOH के साथ रिएक्ट किया है HCl, सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl रिएक्ट किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl रिएक्ट किया है। अब तुम बताओ NaOH का मोल A था तो HCl का कितना मोल यूज हुआ होगा, A यूज हुआ होगा। सोडियम कार्बोनेट का मोल B था तो HCl का कितना मोल यूज हुआ होगा, 2B मोल यूज हुआ होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल C था तो HCl का कितना मोल यूज हुआ होगा, C मोल यूज हुआ होगा। मतलब C प्लस 2B प्लस A, C प्लस 2B प्लस A, इतना मोल HCl का यूज हुआ है और ऊपर से जो HCl गिरा वो बाई मोल गिरा है, मतलब ये बाई मोल इसके बराबर होगा। अब इसके बाद देखो थर्ड टाइट्रेशन, तीसरी बार हम क्या करेंगे, इफ MEOH मतलब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज एडेड आफ्टर द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल्फथलीन। मतलब ये है कि पहले जो हम ये टाइट्रेशन किए थे इसमें फिनोल्फथलीन यूज किए थे, फिनोल्फथलीन यूज किए, बस ये दोनों रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन नहीं हुआ और ये भी आधा ही हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट पे आके रुक गया। ठीक है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज किए थे तो ठीक है। तो बाय द वे HCl यहां से यहां गिरा, हम फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज किए थे, ये दोनों रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज, देखो फिर से हम बोल रहे हैं, हमने क्या किया, ये वाला टाइट्रेशन किया था तो इसमें HCl यहां से यहां तक गिरा था और इस तीनों में कौन कौन खत्म हो गया था, ये कंप्लीटली खत्म हो गया था, ये पार्शियल रिएक्शन किया था, कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ था, मतलब सॉल्यूशन में बाइकार्बोनेट बना हुआ है अभी और पहले से जो बाइकार्बोनेट था वो भी बना हुआ है। ठीक है, कलर चेंज हो गया, हम इसको रोक दिए, कलर हो गया कैसा, पिंक से कलरलेस। अब इसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालते हैं। अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालते हैं कब, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज एडेड आफ्टर द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑब्टेन फ्रॉम PHH फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर में जब इंड पॉइंट आ गया उसके बाद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाले, कलरलेस हो गया था ना फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल दिए, कलर कैसा हो गया, 8 के आसपास पीएच रहा होगा, 8 के आसपास पीएच पे कलर मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होगा, येलो होगा, 4.5 से ऊपर में येलो हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें HCl फिर गिरा, अब जो HCl गिरेगा ये तो पूरा खत्म हो गया था, ये बचा था तो इसी दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, ये कंप्लीट बचा था और ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होकर बचा था। ठीक है, तो अब बताओ इसका मोल कितना था, इसका मोल C था जो पहले से था और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होकर बचा हुआ था। तो सोडियम कार्बोनेट जब बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा तो जितना मोल सोडियम कार्बोनेट का होगा उतना ही मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का बना रहेगा, मतलब C मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का पहले से था और ये सोडियम कार्बोनेट भी सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होकर बचा हुआ था, मतलब इसका B मोल था तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कितना मोल रहा होगा बचा हुआ, B मोल। मतलब टोटल इस वेसल में सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि पहले से था वो C था और ये कन्वर्ट होकर B मोल सोडियम बाइकार्बोनेट बनाए हुए था, तो इस वेसल में टोटल सोडियम बाइकार्बोनेट B प्लस C मोल था। कब, जब फिनोल्फथलीन इंडिकेटर अपना काम कर चुका था और उसके बाद जब हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर मिलाए थे उस समय केवल इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट था जो कि C मोल था और B मोल सोडियम बाइकार्बोनेट जो इससे आया था। तो टोटल C प्लस B मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का था और उसी के साथ HCl गिरेगा जो रिएक्ट करेगा मिथाइल ऑरेंज के पर्जेंस में, और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो से रेड हो जाएगा, हम इसको रोक देंगे। और ये
अब मेजर करेंगे कि HCl का कितना मोल्स गिरा होगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा, मोलरिटी से मल्टीप्लाई करके मोल्स पता चल गया। बाय द वे जेड मोल HCl का गिरा है। ये जेड मोल टोटल का टोटल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट पहले से था उसके साथ, और जो सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बना था उसके साथ। इस रिएक्शन को देख के लगता है कि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करेगा, बैलेंस किया हुआ रिएक्शन। इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल चूंकि C+B था तो HCl का मोल भी कितना गिरा होगा, Z गिरा होगा। Z C+B के बराबर रहा होगा, Z इक्वल टू C+B। ठीक है, अब तुम खुद सोचो X फर्स्ट टाइट्रेशन में कितना मोल HCl का गिरा है वो है, Y सेकेंड टाइट्रेशन में HCl का कितना मोल गिरा है वो है, Z थर्ड टाइट्रेशन में मतलब फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करने के बाद जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिए उस समय Z का कितना HCl का कितना मोल गिरा, ये वैल्यू तो हमें पता चल गया है। AB नहीं पता है, ABC नहीं पता है, CB नहीं पता है। तीन इक्वेशन है और हमारे पास तीन वेरिएबल है ABC। क्या इस तीनों को सोल्व करके A का वैल्यू पता किया जा सकता है, B का वैल्यू पता किया जा सकता है, C का वैल्यू पता किया जा सकता है? अब बताओ, ABC पता चल गया। हम 25 ग्राम लिए थे बाय द वे, उसमें NaOH का मोल, इसका मोल और इसका मोल पता चल गया, तो हम नहीं बता देंगे? मोल पता चल गया तो इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास बता देंगे। तो हम बता देंगे कि नहीं कि 25 ग्राम में कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, कितना ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इस तरह से मिक्सचर का कंपोजिशन हम बता देंगे डबल इंडिकेटर के हेल्प से। इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए तुम्हें 2 से 3 बार तो जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से 3 बार देखोगे ये समझ आ जाएगा, और इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन अगर मिलता है तो जरूर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और ये लेक्चर में मजा आ जाता अगर तुम पहले से आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़े रहते तो, बट आयनिक इक्विलिब्रिया अभी नहीं पढ़े हो और पढ़ भी नहीं सकते थे, आयनिक इक्विलिब्रिया आगे ही पढ़ोगे। एक्चुअली में टाइट्रेशन आयनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर का ही है, टाइट्रेशन को आयनिक इक्विलिब्रिया में पढ़ाना चाहिए, बट हमारे देश में, हमारे कंट्री में लोग कोचिंग वाले सब टाइट्रेशन को फर्स्ट चैप्टर में ही रखते हैं, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट में ही रखते हैं, इसलिए हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। इसी टाइट्रेशन को फिर से हम लाएंगे जब आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ाएंगे तब, और उस समय देखना मजा आ जाएगा, ये पूरा रेंज वेंज का मतलब समझ में आएगा, बीक एसिड बीक बेसिक क्यों इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं ये सब समझ में आएगा। वहां पे एक टॉपिक पढ़ेंगे इंडिकेटर थ्योरी, मतलब इंडिकेटर काम कैसे करता है वो वहां पे समझेंगे। बट फिलहाल इंडिकेटर कैसे काम करता है इस पे मत ध्यान दो। ये देखो कि अगर इंडिकेटर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है तो उस समय केवल ये 2 रिएक्शन होगा, जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है तो तीनों रिएक्शन हो जाएगा। इस पे नजर रखो, क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस देख लेना, पैकेज वगैरह में होगा, 1-2 क्वेश्चन छोटा मोटा होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस ढूंढ के पैकेज से बना लेना। अगले लेक्चर में या तो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे या फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।